स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल SD165। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक शाहजहां। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पार्ट 3 में देख लिया था। नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं आप। आपको लिंक क्या है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसी वीडियो के। ठीक है, ICSE हिस्ट्री चैप्टर 12 पार्ट 4 है इसका। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पे इसने मतलब अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब लड़ाई लड़ी या फिर एम्पायर को एक्सपेंड किया, तो वो सारे एरिया किस में आते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अंदर आते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डेक्कान के बारे में। ओके, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है इसके जो मेनली डेक्कन ही है, फिर देखेंगे हम लोग इसके अदर जो कॉन्क्वेस्ट हुए वो भी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके पास भी क्या है कंटेंट पहुंच सके। ICSE का कंटेंट मिलता नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। यू जस्ट हैव टू सपोर्ट बिकॉज दिस अभी स्टार्ट ही किया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बता दें सभी को यहाँ पे ICSE का कंटेंट दिया जा रहा है एंड सपोर्टर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज डेक्कान। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए एंड डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या कहानी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो आपको सबको याद होगा, अगर आपने अकबर वाला चैप्टर पढ़ा है, अकबर की वीडियोस देखी हैं, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ याद आ रही होगी आपको कि जो अकबर था वो क्या है, वो डेक्कान पर क्या है रूल करना चाहता था। मतलब डेक्कान मतलब तो साउथ इंडिया में एक एरिया था, वहाँ पर क्या है रूल करना चाहता था कौन, अकबर। लेकिन क्या है ऐसा हो नहीं पाया था। ठीक है, कुछ भी ऐसे रीजंस हो गए थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि वहाँ पर क्या है कंट्रोल एस्टैब्लिश कंप्लीटली नहीं हो पाया था। ठीक है ना। सो फिर क्या है, अब जो शाहजहां था, तो शाहजहां ने क्या कहा कि हम जो अकबर की जो पॉलिसी है ना, उसी पॉलिसी को क्या है फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो वो टेरिटोरियल एक्सपेंड करना चाह रहा था डेक्कान पर, उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम डेक्कान को क्या है अपने अंडर क्या है मुगल एम्पायर के अंडर लेंगे। ठीक है, कौन चाहता था ये, शाहजहां। अकबर की जो लीगेसी थी उसे वो क्या है कंटिन्यू करना चाह रहा था। अब जो डेक्कान है उसके अंदर मेनली क्या इंपॉर्टेंट तीन जो एरिया थे वो थे, एक था अहमदनगर, ठीक है ना, एक था बीजापुर और एक था गोलकोंडा। ये तीन जो एरिया थे इंपॉर्टेंट रीजंस थे कहाँ पे डेक्कान के अंदर, यही इंपॉर्टेंट जो पावर क्या है स्टैब्लिश करके रखी थी, यहीं पे रूलर्स थे जो बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है ना। अब जो क्या है ना, और ये जो तीन जो एरिया थे ना, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स भी थे, पावरफुल भी थे, और साथ साथ में जो मुगल एम्पायर है ना, मुगल एम्पायर के जो एनिमीज हैं, मतलब दुश्मन है मुगल शासन के, उनके लोगों को शरण देते थे। कौन, ये तीन एरिया, एक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। ये हमेशा किसको शेल्टर देंगे, जो एनिमीज हैं किसके, मुगल एम्पायर के लिए। और ये इसीलिए क्या है मुगल एम्पायर के स्टेबिलिटी के लिए क्या बन गए थे, थ्रेट बन गए थे। क्या बन गए थे, थ्रेट। तो इस अगर इनको रोकना है तो इसका मतलब इन पे क्या है कंट्रोल स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग क्या है अपने एरिया को अच्छे से एक्सपांड कर पाएंगे। और जो एनिमीज वगैरह जो आ रहे हैं, जो हमेशा मतलब एज अ थ्रेट दिखा रहे हैं, कभी भी आपके ऊपर मतलब अटैक करने की सिचुएशन बनी रहती है, उसको क्या है रोका जाएगा। ठीक, तो शाहजहां ये सब जानता था और उसने क्या है सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए किसको चूज किया, डेक्कान को चूज किया। ओके, इसके बाद क्या है, जो शाहजहां ने किसको लेके आए, ये लेके आए निजाम शाही। एक निजाम शाही क्या है, निजाम शाही डायनेस्टी को स्टार्ट करवाया किसने, शाहजहां ने, अहमदनगर में। इन्होंने इस पे मतलब एक्सपांड करने के लिए लड़ाई लड़ी और बहुत हद तक क्या है कामयाब भी हुए। तो फिर इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करवाया, यहाँ पे क्या कौन सा रूलर स्टार्ट करवाया, निजाम डायनेस्टी स्टार्ट करवाई अहमदनगर में, जो किसके कंट्रोल में थी, मुगल एम्पायर के क्या है कंट्रोल में थी, मतलब शाहजहां के कंट्रोल में थी। अब कौन सा एरिया इनके कंट्रोल में आ गया, ये वाला एरिया तो इनके कंट्रोल में आ गया। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आ गई, निजाम शाही डायनेस्टी। लेकिन जो बीजापुर और जो गोलकोंडा है, ये दो एरिया है ना, इन्होंने भी क्या है एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट तो कर ली इन्होंने किसकी, की मतलब ठीक है हम तुमको मानेंगे अपना शासन, हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं कि तुम्हारे अंडर हम रहेंगे। लेकिन ये जो टोटल जो एरिया है डेक्कान का, वो किसके अंदर इन्होंने कर दिया, शाहजहां ने जीत लिया। ये तो कंप्लीट इनके अंदर हो गया था, कौन सा, अहमदनगर।
फिर जो बीजापुर और गोलकोंडा, इन्होंने भी कहा ठीक है हम आपकी अंडरशिप में काम करेंगे, हम आपको मतलब आपको एज अ रूलर मानते हैं। ठीक है, तो शाहजहां ने कहा ओके ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। और इस सबका कंट्रोल किसको दे दिया इन्होंने? औरंगजेब को दे दिया। औरंगजेब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो कंट्रोल किसके अंदर आ गया? सब कुछ औरंगजेब के अंडर आ गया। अब ये जो डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा था? औरंगजेब कर पा रहा था। और वैसे भी इन्होंने सिर्फ माना था, एक्सेप्ट किया था, ये डायरेक्टली तो कंट्रोल में आ नहीं पाए थे मुगल एम्पायर के। और यहाँ भी कौन सी नई डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी गई थी, लेकिन जो दिल्ली मेन सेंटर था वहां से इसको कंट्रोल डायरेक्ट करना क्या है पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ओके, तो यहाँ से क्या है, ये इन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया कि आप रूलर हो, ठीक है हम आपकी बात मानेंगे। तो काफी सारा पैसा मिला किसको? मुगल एम्पायर को काफी सारा पैसा मिला डेक्कान से, और जिससे क्या है मुगल को क्या है काफी रिच हुए, वो काफी प्रोस्पेरिटी आई उनके पास। लेकिन क्या है कुछ टाइम बाद फिर कुछ मराठास की प्रॉब्लम आ गई। मराठास ने स्टेब्लिश कर लिया अपना रूल डेक्कान के एरिया में, और फिर क्राइसिस आने स्टार्ट हो गई। ठीक, तो ये पूरी कहानी थी किसके बारे में? डेक्कान के बारे में। डेक्कान की स्टोरी आपको याद रखनी है, 3 नाम याद रखने हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। उसका इसके एनिमीज ने इनको यहाँ पे रोका था। फिर इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या है, शाहजहां ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, एक्सपेंड किया। फिर अहमदनगर में एक नई डायनेस्टी को स्टेब्लिश करवाया, निजामशाही डायनेस्टी। और बीजापुर और गोलकोंडा इन्होंने भी क्या है इसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ रूलर। फिर इस सबको कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब को भेजा गया। हालांकि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं हुआ डेक्कान वाला एरिया, क्योंकि काफी डिस्टेंस थी मेन एरिया से। लेकिन ये वेल्थ वगैरह, गिफ्ट वगैरह ऐसा भेजते रहे किसको? मुगल एम्पायर को। जिससे मुगल एम्पायर में क्या है प्रॉस्पेरिटी आई। लेकिन धीमे धीमे क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे, और जब क्राइसिस आने लगे धीरे धीरे मराठा की पावर सी बढ़ती रही, और यहाँ से क्या है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ओके, मराठास की पूरी स्टोरी हम जानेंगे आगे। जो आपका नया क्लास है उसमें पूरा दिया गया है मॉडर्न एरा, वहाँ हम उसको जानेंगे अच्छे से। ओके, इसके अलावा क्या है इन्होंने बहुत सारे अलग कैंपेन किए, बहुत सारे अलग जगह भी इन्होंने क्या है एक्सपेंड किया, वो भी क्या है हम देख लेते हैं। ओके, इसके बाद जो आपको अदर जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज जो याद रखनी है, तो अदर जो एम्पायर कहाँ पे एक्सपेंड किया वो याद रखना है, वो है सेंट्रल एशिया। एक तो डेक्कान का हो गया, डेक्कान का याद रख लेंगे, स्टोरी पूरी आपको समझाई दी क्या स्टोरी थी। उसके बाद ये कहाँ पे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, ये अपने ट्रूप्स भेजते हैं, तो अपनी सेना भेजते हैं कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में, कि आप वहाँ पर क्या है कंट्रोल करिए, और जो वहाँ पे तैमूर लोग, जो तैमूर शासन कर रहे हैं उनको हटाइए। लेकिन ये भेज तो देते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है फेल हो जाता है इनका कॉन्क्वेस्ट। ओके, ऐसे ही क्या है ये जहांगीर के रीजन में क्या है कांधार, मैंने आपको पढ़ाया था, जहांगीर आपने देखा नहीं हो देख लेना, पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट किया था हम लोगों ने। बहुत बताया था आपको कि कांधार जो एरिया था वो जहांगीर के टाइम पे क्या है शाह ऑफ पर्शिया के पास क्या है कैप्चर हो गया था, क्योंकि ये गए नहीं थे, कोई भी खुर्रम से कहा गया था चले जाइए, इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ शाह ऑफ पर्शिया ने क्या है कैप्चर कर लिया था। तो फिर इन्होंने दोबारा से कोशिश की इसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन यहाँ भी क्या है ये फेल हो जाते हैं, ये भी क्या है कैप्चर नहीं कर पाते। ओके, इसके बाद क्या है इन्होंने लास्ट में जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है असम। असम अपने इंडिया में ही है। असम में एक एरिया है कामरूप। असम में कौन सा एरिया है? कामरूप। वहाँ पे क्या है ये जाते हैं और अपना एक्सपेंडिशन की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है कामयाब हो जाते हैं, और ये क्या है एनेक्स्ट कर लेते हैं कामरूप ऑफ असम। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, एक तो डेक्कान, ठीक है, फिर सेंट्रल एशिया, और फिर कांधार, एंड देन असम। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से यूरोपियंस आए थे शाहजहां के टाइम पर और कैसे वहां पे क्या काम। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो है एक्सपल्शन ऑफ यूरोपियंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरोपियंस, समझिए जरा। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना कि जो अकबर और जो जहांगीर थे, इनके टाइम पे क्या है यूरोपियंस आए थे, उन्होंने परमिशंस भी दी थी कि ठीक है आप अपनी कंपनी को खोलिए और अपने क्या है बिजनेस को एक्सपांड करिए, हमको बस आप टैक्स के रूप में क्या है रेवेन्यू जो भी आएगा हम लोग का वो क्या है आप देते रहेंगे। ठीक, तो अकबर और जहांगीर ने क्या है परमिशन दी थी। तो फिर जो शाहजहां थे क्या है इन्होंने भी क्या है ठीक है परमिशन दे दी। शाहजहां ने कहा
ओके, आई एम ऑल्सो गिविंग यू परमिशन। लेकिन क्या है, ये क्या है, बहुत ही पैनी नजर रखे रहे पोर्चुगीज। उस समय क्या है, पोर्चुगीज इंपॉर्टेंट थे, बाहर के यूरोपियंस, तो पोर्चुगीज पे क्या है आई बिल्कुल ध्यान से रखते रहे, पोर्चुगीज पे नजर रखते रहे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। और फिर इनको पता चल गया कि मतलब जो पोर्चुगीज लोग हैं वो क्या है, बे ऑफ बंगाल है जो अपना जैसे कि इंडिया है, और ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इंडिया का मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा इस तरीके से साउथ इंडिया है, ये वाला ऊपर नॉर्थ इंडिया है, और ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है ना। तो फिर ये जो उनको पता चला कि जो बे ऑफ बंगाल से क्या है, शिप्स वगैरह हैं, जो शिप्स हैं या फिर जो और भी चीजें हैं उसको क्या है, उनकी चोरी कर रहे हैं, कौन है, पोर्चुगीज। तो फिर क्या किया इन्होंने एक्शन लिया, और फिर इन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हटा दिया इनको, मतलब एक्सपेल्ड कर दिया गया हुगली जहाँ पे ये काम कर रहे थे, कर्नाटक के एरिया में, वो बंगाल के एरिया में, वहां से क्या है, इनको हटा दिया गया। ओके, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन को हटा देना, भगा देना, उनकी जगह को ले लेना, उनसे छीन लेना जो भी उनको दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आती है एक बात, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे कि जो शाहजहां है उनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और इकोनॉमी कैसी थी। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी आप मेंटेनेंस कर रहे हो, किस तरीके से अपने रूल को संभाल के रख रहे हो, एरिया को, एम्पायर को, वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। और पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आता है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर आता है। तो दोनों चीजें हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी कैसी थी शाहजहां के टाइम पर। शाहजहां के टाइम पर ऐसी कोई इंपॉर्टेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ज्यादा, बहुत ही पीसफुल काम चलता रहा। ठीक है, स्टेबल और प्रोग्रेसिव, मतलब स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव, मतलब बढ़ती हुई, तो स्टेबल और प्रोग्रेसिव रूलर थे ये, कोई सीरियस थ्रेट नहीं आया इनके एम्पायर पे जब तक कि मतलब एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट नहीं हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन, इसका मतलब होता है कि इसके जो बेटे थे उनके ही बीच में क्या है, लड़ाइयां होने लगी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। किसके लिए, ऑब्वियस है, ताज के लिए, रूलर के लिए और पावर के लिए। जब तक कि ये स्टार्ट नहीं हुआ तब तक कि सब काम बढ़िया से चल रहा था, स्टेबल थे, प्रोग्रेसिव रूलर थे, कोई सिक्योरिटी, कोई ऐसी थ्रेट नहीं था सिक्योरिटी के लिए। ऑल टुगेदर आप कह सकते हो कि शाहजहां का रीजन था वो पीसफुल था और आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल था, इकोनॉमी भी बढ़िया थी और आराम से क्या है, पूरा काम चल रहा था। ट्रेड और कॉमर्स ही बढ़िया हुआ इनके टाइम पे, क्योंकि इन्होंने भी क्या है, परमिशन दी थी अपने जो अकबर और जहांगीर जो उनके फादर थे और ग्रैंडफादर थे उनकी तरह कि यूरोपियंस आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने विजिलेंट आई भी रखी उनके ऊपर, मतलब बहुत उन पर ध्यान दिया, कुछ गड़बड़ नहीं करना, जिन्होंने गड़बड़ किया उनको क्या है, हटा भी दिया। ओके, इसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो शाहजहां के बारे में बात आती है वो आती है उनके आर्किटेक्चर को लेके। किसको लेके, आर्किटेक्चर को लेके। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं इनका आर्किटेक्चर। ओके, हम देखते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। जिस तरीके से मतलब जितने भी मुगल रूलर्स थे वो किसी ना किसी चीज के लिए फेमस थे, जैसे कि जहांगीर पेंटिंग्स के लिए थे, बताया था मैंने आपको। अकबर की तो फिर बात ही नहीं करनी है, अकबर ने तो बहुत ही सारे काम किए थे, रिलीजियस वे में हो या फिर किसी भी वे में देख लीजिए आप, उसका मेनली है रिलीजियस में, सेक्युलरिटी को लेके आया था वो। ठीक है, ऐसे ही जो शाहजहां है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस थे। ओके, इन्होंने कई सारे वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंसिवली एक्सपेंसिव और वेरी ब्यूटीफुल क्या बनवाई, बिल्डिंग्स को क्रिएट करवाया। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल जो भी इन्होंने क्या है, बिल्डिंग्स बनवाई, जो क्या है आज तक प्रिविलेज्ड है, आज तक क्या है, इंडिया को क्या है, ग्लोरीफाई कर रही हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स आता है वो आता है ताजमहल। क्या आता है, ताजमहल। आप सभी लोग जानते हो कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर है, आगरा में है। और जो उनकी बिलवड वाइफ थी मुमताज महल, उनकी याद में शाहजहां ने क्या है, ताजमहल को क्या है, कंस्ट्रक्ट करवाया था, ऑन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। आज भी ये अपनी मतलब ब्यूटीफुलनेस के लिए क्या है, जाना जाता है। वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में क्या है, इसको ऐड किया गया है। ठीक है ना। इसकी जो मार्बल है किससे बना है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और जो मार्बल लगाई गई थी वो कहाँ से मंगवाई गई थी, मकराना से मंगाई गई थी।
कहाँ से मंगाई गई थी? मकराना एक एरिया है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से क्या है ये जो मंगवाई गई थी मार्बल इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स लगाए गए हैं, बहुत सारे क्या लगाए गए हैं? प्रीशियस स्टोन लगाए गए हैं। एक ऑक्टागोनल मॉन्यूमेंट है, मतलब ऑक्टागोन कैसा होता है आप सब जानते हो, अगर जिसकी 8 साइड हो तो क्या कहलाता है? ऑक्टागोन कहलाता है। तो इस टाइप का क्या है स्ट्रक्चर है, पूरा ऑक्टागोनल शेप है इसका, और ये मुगल आर्किटेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो मुगल आर्किटेक्चर के लिए पिनैकल, अगर पिनैकल है कोई मॉन्यूमेंट तो वो क्या है? ताजमहल है। ठीक है ना? अभी भी प्रेजेंट में भी ताजमहल से बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, और बहुत सारे टूरिस्ट क्या है इसको बिल्डिंग को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये देन किसकी है? शाहजहां के लिए की है, अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए। ओके, इसके बाद क्या है, एक बात आपको और इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि ये बिल्डिंग तब बनवाई गई, मतलब उस समय जब मुगल जो एम्पायर है उनके जो रिसोर्सेज हैं वो श्रिंक हो रहे थे, मतलब कमी आ रही थी, पैसे में भी कमी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, रिसोर्स भी थोड़े बहुत कम हो रहे थे। उस समय इतनी फैंटास्टिक और इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग को क्या है क्रिएट करवाया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, इसके बाद क्या किया? ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई किसकी? ताजमहल की बात हो गई आर्किटेक्चर में, किसमें? शाहजहां से हम बात करते हैं। फिर सेकंड बिल्डिंग की बात आती है, वो आती है किसकी? रेड फोर्ट की। किसकी आती है? रेड फोर्ट। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल है उसको इन्होंने क्या है ट्रांसफर किया था, शिफ्ट किया था। कहाँ से? फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। जब उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया तो न्यू कैपिटल का नाम दिया, उस समय उन्होंने नाम दिया अपने ही नाम पे नाम दे दिया था शाहजहांबाद। शाहजहानाबाद, तो अपने ही नाम पर क्या है इन्होंने कैपिटल का नाम दे दिया गया। और वहां पे क्या है इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी इसी जो कैपिटल को नाम देके, रेड फोर्ट, जो आज भी है। अगर आप जाएंगे रेड फोर्ट, क्योंकि इन्होंने कैपिटल कहाँ से ट्रांसफर किया था? आगरा से। कहाँ पे की थी? दिल्ली। और इसको नाम क्या दिया था? शाहजहानाबाद। और वहां पे एक बिल्डिंग बनवाई रेड फोर्ट, जो आज भी प्रेजेंट है। आप जा सकते हैं दिल्ली और वहां पर क्या है देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये किससे बनाई गई थी? रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन एक मटेरियल है, उससे क्या है ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ओके, इसके बाद जो रेड फोर्ट है इसके अंदर और भी कई सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया था इनके द्वारा, जैसे कि दीवान-ए-आम, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास। ओके, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल, ये सब क्या है क्रिएट करवाए थे किसने? शाहजहां के द्वारा। ओके, दीवान-ए-आम जो है अपना, और जो रंग महल है ये किससे बने हैं? रेड सैंडस्टोन से बने हैं। और जो सीलिंग से, मतलब जो इसकी लेयर है ऊपर का जो बिल्डिंग का, वो बनी हुई है किससे? सिल्वर से। ठीक है, और दीवान-ए-आम के बिल्कुल बीच में क्या है? एक पीकॉक थ्रोन लगाया गया है। ठीक है, मतलब मोर की आकृति का क्या है एक थ्रोन लगाया गया है। कहाँ पर? दीवान-ए-आम के जस्ट सेंटर में। सो ये क्या है इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंटली बिल्डिंग बनवाई थी। सेकंड नंबर पर क्या था आप याद रख सकते हैं? रेड फोर्ट। फर्स्ट पे याद रख सकते हैं आप ताजमहल। ओके, इसके बाद क्या इन्होंने अदर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जैसे कि दिल्ली में इन्होंने बनवाया था जामा मस्जिद। क्या बनवाया था? जामा मस्जिद इन दिल्ली। और एक लार्ज वर्जन बनवाया था जामा मस्जिद का, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ओके, तो इतनी सारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया था किसने? शाहजहां ने। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शाहजहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, और उनके जो इरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सामने आती है बात, वो है उनके आर्किटेक्चर की। ओके, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने अभी? यूरोपियन को कैसे एक्सपेल्ड किया गया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या था, और शाहजहां एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के रूप में कैसे सामने आ रहा था। ओके, अगर आप बोलना चाहें तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं शाहजहां का जो एरिया था, जो शाहजहां का जो टाइम था मुगल एम्पायर में, वो क्या था? गोल्डन एज था। क्या था? गोल्डन एज था पूरे मुगल एम्पायर का। बहुत सारे क्या है ऐसे हिस्टोरियन बात करते हैं, कहते हैं इन्हीं के एरिया में, इन्हीं के टाइम पर क्या है जो मुगल रूल है वो पीक पर पहुंचा था, एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचा था।
विथ फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत बढ़िया ट्रेड और कॉमर्स के साथ पीक पर पहुंचा था। किसके टाइम पर? शाहजहां के टाइम पर। ऐसा क्या है, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, शाहजहां के टाइम का असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे जहांगीर के टाइम का असेसमेंट किया था, वैसे हम क्या कर रहे हैं, शाहजहां के टाइम का भी असेसमेंट कर रहे हैं कि उनका रूल कैसा था। सबसे पहले आपको याद रखना है, कई सारे हिस्टोरियंस इसको गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहते हैं। ये इनके इसी के टाइम पे मुगल रूल पीक पर पहुंचा, बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कई सारा फ्लरिश हो रहा था। और स्टेबिलिटी रही, बताया मैंने आपको, सिक्योरिटी भी रही, यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं था, ऐसा कोई ऑर्डर क्राइसिस नहीं था। और इम्पोर्टेंटली इनका जो रीजन है वो आर्किटेक्चर के लिए फेमस रहा, जो इनके आर्किटेक्चर हम आज भी देख सकते हैं। ओके, लेकिन जहां अगर पॉजिटिव है कुछ चीज तो वहां नेगेटिव भी होगा। ओके, ठीक है। तो कुछ ये क्या है, कुछ हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके रीजन में एवरीथिंग इज परफेक्ट। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी। वो क्या थी कि बहुत सारा जो शाहजहां का जो एक्सपीडिशन है वो क्या है, फेलियर रहा। जैसे कि इन्होंने सेंट्रल एशिया में क्या है, इन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, वहां पर ये फेल हो गए। उसके बाद क्या है, इन्हें कांधार लड़ने में गए, वहां भी ये फेल हो गए। तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशन क्या हुए, इनके फेल हुए। ओके, इसके बाद क्या, इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को फॉर्म करवाया, आर्किटेक्चर को फॉर्म करवाया, तो उससे क्या है, कई सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई और एक तरीके से एम्पायर पर ये एज अ बर्डन भी स्टेब्लिश हो गए। तो बिल्डिंग जो थी इनके लिए वो इनके एम्पायर पर एज अ बर्डन आई। ओके, और कई सारे इनके मिलिट्री एक्सपीडिशन वो क्या है, फेल हो गए। ये क्या है, इनका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। ओके, और कई सारे इन्होंने क्या है, अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या फिर अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए कई सारे टैक्सेस को भी इम्पोज किया। तो ये बर्डन आया क्या है, इनके सिटीजन्स पर। ये क्या है, इनकी डार्क साइड है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपना शाहजहां। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि इसका इनके सक्सेसर्स कौन रहे। सक्सेसर इनके क्या है, बहुत सारे जो बेटे थे, 4 बेटे, एक दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद। इनके बीच में लड़ाई हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन। उसके बाद जो औरंगजेब एंड में जाके इस लड़ाई में क्या है, जीतते हैं। और फिर औरंगजेब क्या है, आगे जाके इनके बाद आके क्या है, शासक बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 12। हम डिस्कस करेंगे आगे न्यू चैप्टर में अबाउट औरंगजेब, और औरंगजेब के क्या किस तरीके से रीजनल किंगडम था, किस तरीके से उसने क्या है अपनी पूरा एक्सपीडिशन किया था, और कैसे उसने क्या है अपने पावर को एस्टेब्लिश किया। पूरा कुछ जानेंगे औरंगजेब के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करते ही रहिए, शेयर और कमेंट भी आप लोग कर देंगे और मुझे फीडबैक देते रहेंगे क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं आया, so that I can improve my teaching style. Okay, thank you very much.